तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम वर्ल्ड हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक देखेंगे जो आपको ब्रिटेन के राजवंश दिए हैं। उसमें हेनरी प्रथम दिया है, हेनरी अष्टम दिया है, एलिजाबेथ वगैरह, जॉर्ज वगैरह, और एक आपका विक्टोरिया वगैरह उसने टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। क्योंकि ये नया टॉपिक है, ये आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है, और आयोग ने सिलेबस में सिर्फ इतना दिया है कि इनकी समय की प्रमुख घटनाएं, यानी इसका सीधा सीधा ये मतलब है आपको इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है। जो इनके टाइम पे प्रमुख घटनाएं हुई होंगी वो हमें सिर्फ देखना है। तो आज सिर्फ एक ही हम देखेंगे, हेनरी अष्टम। इसके अलावा जो बाकी के 3 बचते हैं, 2 शायद कल कंप्लीट हो जाए या नेक्स्ट जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो आएगी तब कंप्लीट हो जाएंगे। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद शाम को 4 बजे लाइव क्विज में आना है, जहां उत्तराखंड के परीक्षा वाणी से मैं आपको क्विज करूंगा। सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, कोशिश करना अधिकतम लोग लाइव क्विज को अटेंड करें, ठीक है। मैं आज टॉपिक की शुरुआत करता हूं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेनरी अष्टम। अब देखिए, हेनरी अष्टम उसने दिया है और लिखा है साफ साफ सिलेबस में कि इनके समय की प्रमुख घटनाएं। और एक चीज मान के चलना, ये आपके लिए भी न्यू है, टॉपिक मेरे लिए भी न्यू है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग जनरली पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में कहीं दिखने को नहीं मिलता है। अब आयोग ने दिया है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, सिर्फ प्रमुख घटनाएं देखनी, क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहले एक तो ये कब सिंहासन पे बैठा, 1509 पे, ठीक है। 1509 पे इसका क्या हुआ, राज्यारोहण हुआ। यानी ये सिंहासन पे क्या बैठा था, वहां के बैठा था। यानी 1509 पे कहाँ बैठा, ये सिंहासन लिख लो, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दूसरी बात, अब ये किस राजघराने का था। वहाँ इंग्लैंड में भी अलग अलग राजघराने हुआ करते थे। जो हेनरी अष्टम था, ये आपका एलिजाबेथ वगैरह थी, ये जो राजघराना था इनका ट्यूडर राजघराना था। तो इसका राजघराना कौन सा था, ट्यूडर राजघराना लिख लीजिए, ट्यूडर राजघराना। ट्यूडर राजघराने से अपने आप में हेनरी अष्टम भी क्या करता था, बिलोंग करता था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जब सत्ता में आया था, इसका एक ही लक्ष्य था कि यूरोप को शक्तिशाली, यूरोप में इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा क्या बनाया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए। यूरोप में इंग्लैंड की गौरव को बढ़ाया जाए और उसकी जो प्रतिष्ठा है वो ज़्यादा इंक्रीज की जाए। तो इसके मद्देनज़र इसने क्या किया, अपने से जो पुराने शासक हुआ करते थे वो उन लोगों ने क्या किया, जो विदेशी अन्य राष्ट्र थे, यानी अलग कंट्रीज थे, चाहे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली वगैरह जो भी थे वहाँ पे, उनके मामले में जनरली इंटरफेयर नहीं किया करते थे इससे पहले के शासक। तो इसने क्या किया, जो विदेशी राज्य थे उनके मामलों में इंटरफेयर की नीति अपनाई। यानी इसकी जो विदेश नीति थी, हम इसकी 2 नीतियां देखेंगे। इसकी जो पॉलिसी थी, हम लोगों ने क्या क्या देखना है, एक तो इसकी विदेश नीति देखनी है, यानी इसकी फॉरेन पॉलिसी, यानी दूसरे कंट्री के साथ कैसी इसकी पॉलिसी थी, विदेशी नीति यानी विदेश नीति देखना है, ठीक है एक। और दूसरा हमने इसका देखना है धार्मिक नीति, यानी इसकी जो धार्मिक पॉलिसी थी, धार्मिक जो नीति थी वो क्या थी, ये हम लोगों ने देखना है। अब इसने क्या किया, इससे पहले के जो इनके शासक हुआ करते थे उन लोगों ने विदेशी राज्यों के प्रति डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया उनके मामले में। लेकिन हेनरी अष्टम ने क्या किया, इंग्लैंड को यूरोप में शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरे राज्यों के विवादों में भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ताकि वो क्या कर सके, तो एक शक्ति का संतुलन बनाया जा सके। शक्ति संतुलन मतलब इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे राष्ट्रों के साथ उसने दोस्ती की, चाहे जो कमजोर राष्ट्र हों उसको इंग्लैंड के फेवर में ले लिया, ताकि कभी कल के दिन कोई शक्तिशाली राष्ट्र इंग्लैंड के साथ लड़ाई करे तो वो क्या करे, उनका सहयोग ले। एक प्रकार का शक्ति संतुलन, यानी अपने से पावरफुल कंट्री, जैसे कोई पावरफुल कंट्री है, उसको बैलेंस बनाने के लिए एक ऐसे राष्ट्र को साथ ले आओ जो दोनों मिलकर क्या कर सकें, उसको बैलेंस कर सकें। तो अपने आप में शक्ति संतुलन के लिए की जो विदेश नीति थी, इसके नीचे लिख लो, विदेशी राज्यों के प्रति, विदेशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई इसने, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और हस्तक्षेप की नीति में बहुत से इसके एग्जाम्पल है, अब हमने वो देखना नहीं है, बाद में इसकी अभी मैं धार्मिक नीति भी बताऊंगा। अब विदेशी मामलों में हस्तक्षेप की नीति के अंदर इसने क्या किया, इसका एक मंत्री हुआ करता था, उस मंत्री का नाम था कार्डिनल वुलजे। उस कार्डिनल वुलजे की सहायता से इसने क्या किया, ये काम किया। तो इसको आप उसी के नीचे लिखना, मंत्री कार्डिनल वुलजे की सहयोग से, मंत्री कार्डिनल, इसका नाम याद रखना आप, ठीक है, कार्डिनल वुलजे के सहयोग से, वुलजे के सहयोग से।
यानी इसका मंत्री था, उसका नाम था कार्डिनल वुल्जे, उसके सहयोग से इसने क्या किया, विदेशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया ताकि यूरोप में क्या हो सके, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को, इंग्लैंड के गौरव को बढ़ाया जा सके। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। होता है क्या है कि एक बार फ्रांस और स्पेन के बीच एक युद्ध होता है, तो उस फ्रांस और स्पेन के, उसको लिखना नहीं है ठीक है, उस युद्ध में क्या करता है, इंग्लैंड पहले स्पेन का साथ देता है। ध्यान से सुनना, फ्रांस और स्पेन के बीच एक युद्ध होता है। उस टाइम हेनरी अष्टम क्या करता है, स्पेन का सहयोग करता है। और बाद में 1513 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, उसको बोला जाता है केले का युद्ध। और जो केले का युद्ध था वो था फ्रांस और स्कॉटलैंड के बीच। उस फ्रांस और स्कॉटलैंड के युद्ध में इसने क्या किया, हेनरी अष्टम ने अब फ्रांस से क्या कर लिया, सहयोग कर लिया। वहां तो उसने फ्रांस के अगेंस्ट था, यहाँ इसने फ्रांस से क्या कर ली, संधि कर ली। बाद में एक और युद्ध होता है स्पेन और किसके बीच, आपका फ्रांस के बीच। उस समय स्पेन और फ्रांस के बीच में उसमें फ्रांस की सहायता करने लग जाता। मतलब टोटल मिला के ये कहना चाह रहा हूं मैं, एक प्रकार से शक्ति का संतुलन करता था। इस प्रकार से काम करता था कि नीतियां, एक पॉलिसी ऐसी थी जो दूसरे राष्ट्र इसके अगेंस्ट आते थे, या इसको ऐसा देखना होता था जहां से इसको फायदा मिले। कभी किसी के साथ हाथ मिलाएगा, कभी किसी के साथ। ओवरऑल आपको ये रखना है, विदेशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई मंत्री कार्डिनल वुल्जे के सहयोग से। ठीक है, इतना ही हमको याद रखना है। अब देखिए आप लोग इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इसने क्या किया, जो आयरलैंड था, अब आयरलैंड को देखोगे, जैसे आप इंग्लैंड है, इधर ब्रिटेन है, तो यहीं पे एक आयरलैंड है। तो आयरलैंड की संसद को इसने प्रेशर बनाना शुरू किया, एक प्रकार का दबाव बनाना शुरू किया। और वो दबाव किस चीज के लिए था कि जो हेनरी अष्टम है वो चाहता था कि उसको इंग्लैंड के साथ साथ आयरलैंड का भी शासक बनाया जाए। तो अगला पॉइंट लिखोगे आयरलैंड के मामले में, अगला पॉइंट लिखना है आपने, आयरलैंड के मामले में, आयरलैंड के मामले में वहां की संसद पे दबाव, वहां की संसद पर दबाव की हेनरी को आयरलैंड का भी शासक बनाया जाए, आयरलैंड का भी शासक माना जाए। ठीक है, हेनरी को आयरलैंड का भी शासक बनाया जाए। इस प्रकार की इसने क्या की थी, एक पॉलिसी अपनाई थी, एक प्रकार की नीति बनाई थी इसने, हेनरी अष्टम ने। अब ये तो इसके एक प्रकार से जो पॉलिसी थी, इस चक्कर में इसने 1528 आते आते क्या कर दिया, इंग्लैंड को यूरोप में बहुत ज्यादा क्या कर दिया, शक्तिशाली बना दिया। यानी अगला पॉइंट लिखो, 1528 तक इंग्लैंड को यूरोप में प्रमुख राष्ट्र बना दिया। आपको 1528 तक इंग्लैंड को यूरोप का प्रमुख राष्ट्र बना दिया था इसने। ठीक है, 1528 तक इंग्लैंड को यूरोप का प्रमुख राष्ट्र, इंग्लैंड को यूरोप का प्रमुख राष्ट्र, यूरोप का प्रमुख राष्ट्र बना दिया था। ठीक, अब देखिए आपको इतनी लाइन बनाने के बाद सिर्फ क्या याद रखना है कि जो हेनरी अष्टम था उसकी विदेश नीति किस प्रकार की थी। जैसे मैं जो बोल रहा हूं ना उसको फटाफट से लिख लेना। हेनरी अष्टम की जो विदेश नीति थी वो किस प्रकार की थी, जो विदेशी राज्य हैं यानी जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके विवादों में इंटरफेयर करने की उसने पॉलिसी अपनाई थी, यानी हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई थी। और उसका एक ही लक्ष्य था कि इंग्लैंड को शक्तिशाली बनाया जाए, इंग्लैंड के गौरव को वापस लाया जाए और इंग्लैंड का क्या किया जाए, व्यापक रूप से अन्य राष्ट्रों के कंपैरिजन में उसको मजबूत बनाया जाए, उसका ये टारगेट था। तो उसने चाहे फ्रांस, स्पेन वगैरह और स्कॉटलैंड वगैरह इंग्लैंड के दुश्मन राष्ट्र हुआ करते थे, उनके बीच उनके मतलब मामलों में हस्तक्षेप किया, चाहे और किसी को कभी दोस्त बनाया, कभी किसी के साथ दुश्मनी की, इस प्रकार से बैलेंस बनवाया उसने चीजों को हेनरी अष्टम ने। और 1528 आते आते उसने क्या कर दिया, इंग्लैंड को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बना दिया। अब सबसे मेन आता है इसकी धार्मिक नीति, जहां से आपका क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हेनरी अष्टम की धार्मिक नीति लिखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसकी धार्मिक नीति। देखो इसकी जो धार्मिक नीति यानी इसकी जो पॉलिसी है धर्म के मामले में बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्यों इंटरेस्टिंग है, इसकी जो धार्मिक नीति होती है वो शुरुआत होती है इसकी जो, अब देखिए हेनरी अष्टम था, इसका भाई था, उसकी एक विधवा थी, यानी उसका विवाह हुआ था स्पेन की एक महारानी थी, उसका नाम था रानी कैथरीन। यानी इसकी धार्मिक नीति की शुरुआत होती है रानी कैथरीन के साथ तलाक से, रानी कैथरीन के साथ तलाक के मुद्दे, तलाक के मुद्दे से शुरू। अब आप कहोगे ये क्या था। ठीक है, जैसे ये रानी कैथरीन थी, ये कहाँ की थी, स्पेन की राजकुमारी हुआ करती थी, स्पेन की।
अब देखो, जो हेनरी अष्टम था इसका एक भाई हुआ करता था, ये उसकी विधवा थी रानी कैथरीन, ठीक है। अब इंग्लैंड का एक कानून था, इंग्लैंड में क्या रूल था कि जैसे उसकी बड़े भाई की जो विधवा थी उसके साथ अगर हेनरी अष्टम का विवाह होना था तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए थी कि वहाँ जो पहले था, मतलब पोप से आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। पोप कौन होता था, रोम का जो कैथोलिक चर्च हुआ करता था, यानी जो चर्च थी वो सर्वोच्च व्यवस्था हुआ करती थी वहाँ के धार्मिक मामलों की, तो पोप से परमिशन लेना होता था। और या तो एक प्रकार की अलग कंडीशन थी, वो उतना जाना है नियम ने, तो रानी कैथरीन की किसी तरीके से इसके साथ विवाह हो गया था, आप ये मान के चलिए, ठीक है। उसकी जो विधवा थी उसके भाई की, उसका विवाह रानी कैथरीन से किसी न किसी तरीके से हो गया था। अब देखिए, इसकी धार्मिक नीति में दो चीजें आ रही थी। यहां थी रानी कैथरीन, यहाँ थी कौन, रानी कैथरीन, ये खाली आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। यहाँ थी रानी कैथरीन जो कि स्पेन की राजकुमारी थी और इसके भाई की क्या थी, वो विधवा थी। और दूसरी जो हेनरी अष्टम जिससे प्रेम करता था उसका नाम दूसरा था, यानी हेनरी अष्टम करता था एन बोलेन से प्रेम, एक दूसरी महारानी थी एन बोलेन। एन बोलेन से ये क्या करता था, प्रेम करता था, यानी उससे प्रेम करता था, ठीक है, एन बोलेन। अब इसके साथ क्या इशू था, जो रानी कैथरीन थी ये तो इसकी मतलब वाइफ थी और ये पहले उसकी विधवा रही थी। अब ये प्रेम करता था एन बोलेन से। अब इसका ये मानना था कि हेनरी अष्टम इससे विवाह करेगा, और ये सिर्फ क्यों हो रहा था, क्योंकि इसको एक प्रकार का वैध यानी लीगल अपना उत्तराधिकारी चाहिए था, जो कि पुरुष रूप में, अभी तक इनकी संतान नहीं हो रही थी और उसको चाहिए था कि वो पुरुष उत्तराधिकारी को यहाँ अपने रहते रहते गद्दी पे बैठाए, कुछ इस टाइप की कहानी है। एन बोलेन से प्रेम कर रहा था तो इसके साथ तलाक होना बहुत जरूरी था हेनरी अष्टम का, क्योंकि यूरोप में एक कानून था, आप दो भी मतलब इस प्रकार से बिना तलाक के, बिना ये आपके रोम कैथोलिक चर्च यानी जो पोप था उसके परमिशन के बिना विवाह नहीं कर सकते थे। अब हेनरी अष्टम ने क्या किया, एक बार इससे परमिशन ली, किससे परमिशन ली, पोप से, कि वो इससे तलाक चाहता है। और दूसरी केस में क्या हो रहा था, वो तलाक देता नहीं देता, जो ये रानी कैथरीन थी, हैब्सबर्ग होता था स्पेन का एक मतलब वहां का शासन, तो स्पेन का जो राजा था उसकी निकट संबंधी हैरी रानी कैथरीन जो थी उसका बहुत तगड़ा क्या था, पोप पे नियंत्रण था, एक प्रकार का वो सम्राट था और पोप की आज्ञाओं का पालन करता नहीं, पोप उसको निराश नहीं कर सकता था स्पेन वाले को। जबकि हेनरी अष्टम को पोप ने दिया था धर्म रक्षक की उपाधि, यानी एक और हेनरी अष्टम हो गया धर्म रक्षक, आपने कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, समझना है। एक और हेनरी अष्टम हो गया धर्म रक्षक की उपाधि पोप से पाया था, नहीं धर्म का रक्षक। दूसरी ओर जो ये रानी कैथरीन जिसको तलाक देना चाह रहा था, इसका जो निकट संबंधी महाराजा राजा सम्राट था वो पोप से बहुत अच्छे उसके संबंध थे, और एक प्रकार का वो बहुत से चर्चों का क्या था, मतलब उसको हक टाइप का था, मालिकाना हक टाइप का, वो बहुत बड़ा राजा था, तो वो पोप था किसी को नाखुश नहीं करना चाहता था। यहाँ धर्म रक्षक की उपाधि दे रखी है और उसके साथ उसके संबंध अच्छे थे। तो क्या हुआ कि उसने इसको परमिशन नहीं दी, किसको, हेनरी अष्टम को तलाक की, और हेनरी अष्टम को तलाक की परमिशन नहीं दी तो हेनरी अष्टम की वहीं से धार्मिक नीति शुरू होती है। और उस धार्मिक नीति के तहत उसने क्या किया, जो रोम का कैथोलिक चर्च होता था यानी जो पोप होता था उसके साथ इंग्लैंड के संबंध को तोड़ना शुरू कर दिया, और उसको तोड़ने के क्रम में, उसी क्रम में उसने क्या किया, चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो इसने धार्मिक नीति में, आपने ये कुछ नहीं लिखना है, धार्मिक नीति में इसने क्या किया, चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कर दी है। अब यही लिखना है, धार्मिक नीति में चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है चर्च ऑफ इंग्लैंड किसने बनाया, तो आप क्या बताओगे, सीधे सीधे हेनरी अष्टम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड। अब ये इतना बड़ी घटना थी क्योंकि आज तक जो पूरा यूरोप था वो रोम के कैथोलिक चर्च के अंदर आता था, यानी उस पोप का अधिकार होता था, वो सर्वोच्च था, यानी सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी, रोम के चर्च के जो पोप होते थे उसके पास। लेकिन उससे अलग होके इंग्लैंड के चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करने वाला कौन था, हेनरी अष्टम। और क्यों किया था मैंने आपको बता दिया, उस घटना को आपने नहीं लिखना है। चर्च ऑफ इंग्लैंड की इसने क्या की थी, स्थापना की थी, और इसी को क्या किया गया था, धर्म रक्षक की उपाधि दी गई थी। अभी वो मैं फैक्ट में लिखा दूंगा, ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना लिख लीजिए। अब देखिए इसने क्या किया, राजनीतिक शक्ति तो इसके पास थी ही थी, साथ ही साथ इस धर्म का भी सर्वोच्च बनने की राह में चल पड़ा, यानी धार्मिक शक्ति भी इसने क्या कर दी, लेनी शुरू कर दी। तो सीधे सीधे अगला पॉइंट लिख लो, धार्मिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति के साथ साथ धर्म का सर्वोच्च बन गया। तो अगला पॉइंट यहां से क्या लिखना है, राजनीतिक शक्ति के साथ साथ, राजनीतिक शक्ति के साथ साथ धर्म का सर्वोच्च के साथ साथ धर्म का क्या बन गया है, सर्वोच्च बन गया। कौन, हेनरी अष्टम,
धर्म का क्या बन गया, सर्वोच्च बन गया। और क्यों? क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना खुद की गई, तो ये खुद ही इसका क्या करेगा, अपना मालिकाना हक रहेगा, यानी एक प्रकार का मालिक टाइप का ये बन गया। अब देखिए इसी क्रम में इसने क्या किया, वहां से 1532 में इसकी स्थापना की थी और चर्च से मतलब रोम से इंग्लैंड का संबंध तोड़ दिया। अगला पॉइंट लिखो इसी में, 1532 रोम से संबंध तोड़ दिया, रोम के चर्च से संबंध तोड़ दिया, रोम के पोप से संबंध तोड़ने वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। संबंध तोड़ दिया तथा किसकी स्थापना कर दी, चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना, चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कर दी, ठीक है। इंग्लैंड की स्थापना किसने की, चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हेनरी अष्टम ने कर दी। अब इसने क्या किया, इस क्रम में जो यहाँ और भी धार्मिक क्रियाकलाप होते थे इंग्लैंड में, और अपने आप को चर्च का सर्वोच्च बनाने के लिए, यानी इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च बनाने के लिए वहाँ की संसदों की क्या बुलाई थी, बैठक बुलाना शुरू कर दिया। और इसी बैठक के क्रम में इसने सबसे पहले संसद की बैठक बुलाई और संसद की बैठक में पोप के अधिकारों को क्या करना शुरू कर दिया, सीमित करना शुरू कर दिया, ताकि पोप के पास कोई अधिकार न रहे। इंग्लैंड से जाने वाली जो पोप को जो पैसा जाता था, आर्थिक सहायता, उसकी कटौती कर दी। पोप से जो भी ये सलाह मशवरा लेते थे उसकी कटौती कर दी। पोप जो होता था उसको जो अनुदान वगैरह मिलता था उसकी कटौती कर दी। तो इसने संसद की बैठक बुलाई और संसद की बैठक बुलाने के लिए अब इसने अपना प्रधानमंत्री चेंज कर दिया और थॉमस क्रॉमवेल की सहायता से इसने संसद की बैठक बुलाई। अगला पॉइंट लिखो, संसद की बैठक बुलाना शुरू कर दिया, संसद की बैठक बुलाई और अपना प्रधानमंत्री थॉमस क्रॉमवेल, ब्रैकेट में थॉमस क्रॉमवेल नया आ गया, ठीक है, क्रॉमवेल की सहायता से ये नया आ गया था थॉमस। अब इस संसद की बैठक में बुलाई और इस संसद की बैठक एक तो कई वर्षों तक चली, 1528 से 1536 तक। इसकी जो पहली बैठक चलती रही 1528 से 1536 तक, इतने लंबे समय तक इसकी बैठक होती रही, कई कानून पास किए गए और इसी को इतिहास में बोला जाता है दीर्घ संसद, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, दीर्घ संसद, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ की पार्लियामेंट चली थी, इसको बोला जाता है दीर्घ संसद, ठीक है। 1528 से 36 तक दीर्घ संसद। और दूसरी बार इसने बुलाया 1539 में। और क्यों बुला रहे हैं, सबके सब ये बुला रहा है चर्च रोम के साथ संबंध तोड़ने के लिए। 1539 में दूसरी बैठक बुलाई और नीचे करके लिखो, इंप्लाइज करके लिखो, संसद की बैठक क्यों बुलाई गई है, रोम के साथ संबंध को सीमित करने के लिए, यानी चर्च रोम के साथ संबंध सीमित, यानी वहाँ का जो चर्च होता था रोम के साथ सीमित संबंध व धार्मिक सुधार हेतु, ठीक है। इस टाइप की इसने क्या कर दी यहाँ पे एक्टिविटीज मतलब इंग्लैंड के अंदर बुलाई। और इसी के साथ साथ बहुत से यहाँ पे क्या हुआ करते थे, क्योंकि धार्मिक जो सत्ता थी अपने हाथ में लेना चाहता था, अपना मतलब सर्वोच्च बनना चाहता था चर्च ऑफ इंग्लैंड का, और इसी के साथ इसने क्या क्या कर दिया, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। अगला पॉइंट लिखो, अब इसने धार्मिक और राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, धार्मिक व राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च बन गया। लिखो, अब धार्मिक व राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च बन गए, ठीक है। क्या बन गया, धार्मिक व राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च बन गया, यानी सबसे टॉप आ गए धार्मिक और राजनीति, पूरी सत्ता इसने ले ली, क्योंकि राजनीति में तो था ही था, राजा था वहाँ का, और इसने धर्म के मामले में भी चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च बनने के लिए अनेक कानून पास किए। अब इसने जो संसद थे यहाँ कानून पास करवाए थे, वो संसद द्वारा धर्म सुधार जो कानून थे वो पारित किए गए थे, और साथ ही साथ इसने क्या कर दिया, मठों को समाप्त करने का प्रयास कर दिया वहाँ, तो इसने मठ समाप्त करने के भी प्रयास किए। तो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट आपने लिखना है इसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ऐसे, धर्म सुधार हेतु इसने अनेक कानून पारित किए, धर्म सुधार हेतु अनेक कानून पारित किए, साथ ही साथ यहां लिखो मठों को समाप्त करने का भी इसने प्रयास किया, मठों को, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, समाप्त करने का प्रयास, यानी जो मठ हुआ करते थे उसको समाप्त करने का क्या कर दिया इसने, मठों को समाप्त करने का प्रयास कर दिया। इतना आप लोगों ने लिखना है।
तो अब इसमें क्या हो रहा था, जैसे इसने मठ क्या होते थे, छोटे छोटे धार्मिक एक प्रकार के आयोजन हुआ करते थे मठों से, आप समझ रहे होंगे, उनको भी समाप्त करने का प्रयास कर दिया। साथ ही साथ धर्म में सुधार के लिए अनेक कानून इसने पारित किया। अब आप कहोगे सर ये धर्म सुधार है तो कैसे कानून थे, कौन से कानून थे? देखिए, पहले क्या होता था, एक जो पोप होता था, यानी जो वहां सर्वोच्च अधिकारी होता था चर्च का, सबसे टॉप मोस्ट होता था, उसको लिए क्या किया इसने, एक नए नियम बनाया। उसने क्या कहा, कोई भी पादरी एक से अधिक पद धारण नहीं करेगा, यानी अगर वो उस चर्च का सर्वोच्च है या कुछ भी है तो उसी पद पे रहेगा, दूसरा पद वो धारण नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना राजा भी बनना चाहता था, वो चर्च का सर्वोच्च अधिकारी भी बनना चाहता था। तो दूसरे के लिए इसने क्या कह दिया, कोई भी वहां पे जो पादरी होगा वो सिर्फ एक पद धारण करेगा, दूसरा उसको चर्च में रहना या न रहना उसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। जबकि पहले से क्या होते थे, जो पादरी होते थे वो चर्च पे ही रहते थे। इस प्रकार का इसने कानून पास किया। दूसरा इसने यहाँ पे क्या किया, जो विवाह पे शुल्क पड़ता था, जो अंतिम संस्कार पे शुल्क पड़ता था, उसमें चर्च बहुत ज्यादा पैसा ले लेता था पोप। अब इसने क्या कर दिया, उस राशि को निश्चित कर दिया ताकि चर्च का जो पोप होगा उसकी शक्ति को कम से कम किया जाए। यानी विवाह शुल्क हो गया, संस्कार शुल्क हो गया, इनके अमाउंट को इसने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, कम करके एक निश्चित राशि कर दी। साथ ही साथ रोम के जो आर्थिक अनुदान जाया करता था, रोम क्योंकि बहुत प्रचलित था, रोम को क्या बोला जाता है, एक प्रकार का गढ़ था। किस चीज का गढ़ था? पोप का गढ़ था, जहां सर्वोच्च सत्ता हुआ करती थी रोमन कैथोलिक चर्च की, यानी चर्च का मुख्यालय हुआ करता था रोम। वहां हर देश से अनुदान जाया करता था, पैसा जाता था। तो उस पैसे के अमाउंट को इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी रोम के साथ संबंध विच्छेद करने पे तुला था, क्योंकि उसको वो तलाक वाली बात याद थी, वो उससे प्रेम करता था और उस चक्कर में इसने इतने बड़े काम किए हम। तो रोम को जाने वाले अनुदान की राशि को इसने बंद कर दिया। साथ ही साथ कभी भी क्या होता था पहले से, जैसे कोई राजनीतिक और आर्थिक मामले होते थे उसमें रोम से सलाह मशवरा लिया जाता था पोप से। तो इसने भविष्य में किसी भी राजनीतिक और धार्मिक मामले में पोप के जो रिपोर्ट आती थी, पोप से जो सहमति मतलब पोप से जो सलाह लिया जाता था वो भी बंद कर दिया। साथ ही साथ कहा राजा का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, सिर्फ उसी मतलब प्रोटेस्टेंट आंदोलन से संबंधित होगा। अब आप कहोगे सर प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या हुआ? देखिए, यूरोप में एक तो कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन चला था, एक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चला था। मैंने आपको पहले पढ़ाया है प्रोटेस्टेंट आंदोलन के बारे में, आप उसको वीडियो को देख लेना। तो प्रोटेस्टेंट ही लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, अब यहाँ इसका उत्तराधिकारी बन सकता था, राजा का उत्तराधिकारी। और साथ ही साथ इसने क्या किया, इंग्लैंड का जो अपना धार्मिक और राजनीतिक मामला होता है वो सारे के सारे अब कहाँ निपटाए जाएंगे, इंग्लैंड में, और राजा की सहमति, यानी जो हेनरी अष्टम था यही सबसे सर्वोच्च बन गया था। ठीक है, ये जो चीजें थी अपने आप में इसके द्वारा। अब इसके समय की महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं, आप लोग से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखने हैं। ठीक है, इसकी एक संगीतमय रचना है, उसको बोलते हैं पास्टाइन विथ गुड, यानी इसकी जो संगीतमय रचना है उसका नाम लिख लीजिए पास्टाइन विथ गुड कंपनी। ठीक है, पास्टाइन विथ गुड कंपनी क्या है इसकी, ये संगीतमय रचना, संगीतमय रचना। अगर आपसे पूछता है संगीतमय रचना पास्टाइन विथ गुड कंपनी किसकी है, यह है हेनरी अष्टम की, और इसको एक और नाम बोला जाता है द किंजेस बैले। क्या बोला जाता है इसको? द किंजेस बैले। एक फैक्टर तो आपको ये लिखना है। दूसरा, इसके टाइम पे एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, उसको बोला जाता है स्पर्श की लड़ाई, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी 1513 में। तो अगला पॉइंट लिख लो, स्पर्श की लड़ाई। स्पर्श की लड़ाई कब हुई थी? 1513 में इंग्लैंड प्लस फ्रांस के बीच। वो किसी के समय हुई थी? हेनरी अष्टम के समय हुई थी। इसके अलावा 9 सितंबर 1513 को ही एक और युद्ध लड़ा गया था, उसको बोलते हैं फ्लाडेन की लड़ाई, यानी फ्लाडेन फील्ड की लड़ाई। फ्लाडेन फील्ड की लड़ाई हेनरी अष्टम के समय। ठीक है, क्या था क्यों था इतना पढ़ना ही नहीं है। 9 सितंबर 1513 किसके बीच हुई थी? लिखो ब्रैकेट में, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड के बीच। ठीक है, फ्लाडेन फील्ड की लड़ाई 9 सितंबर 1513 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुई थी। 1534 में इसने खुद को क्या किया था, चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च घोषित। 1534 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च घोषित खुद को किया था। किसने किया था? हेनरी अष्टम ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये सब बता दिया मैंने, कहानी क्या थी, क्यों हो रहा था, आप इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है इसको। 1536 से 37 के बीच इसने वहां एक काम किया। इसके समय में एक हुआ था महान उत्तरी विद्रोह। तो अगला पॉइंट लिखो, 1536-37 में इसके समय में
1536-37 में महान उत्तरी विद्रोह इसी के समय हुआ था। महान उत्तरी विद्रोह, इसका ये मतलब है जो इंग्लैंड का उत्तर यानी नॉर्दर्न पोर्शन है वहां के लोगों के द्वारा इसके अगेंस्ट एक प्रकार का विद्रोह किया गया था इसकी नीतियों के खिलाफ, तो इसी के समय हुआ था महान उत्तरी विद्रोह। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस। क्या लिखोगे? पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, ये किसके समय हुआ था? हेनरी अष्टम के समय। एक प्रकार का उत्तरी जो इलाका था उसका विद्रोह था जिसको पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस भी बोला जाता है। मठों को भंग करने के लिए भी इसको जाना जाता है। जो मठ होते थे एक प्रकार के धार्मिक घर, उसको भंग करने के लिए जाना जाता है इसको, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और धार्मिक संस्था हो इससे ऊपर या इसके आसपास। ठीक है, मठों को भंग करने हेतु जाना जाता है, भंग करने हेतु जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हेनरी अष्टम को ही मठों को भंग करने के लिए जाना जाता है। 1545 के आसपास इसने एक और काम कर दिया। इसने जो धार्मिक शिक्षा होती थी वहां पे, जो धर्म के मामले में शिक्षा होती थी, उसमें संतों के प्रवेश को बंद कर दिया, यानी संतों को उसने बाहर कर दिया। तो अगला पॉइंट लिखो, 1545 में धार्मिक शिक्षा से संतों को बाहर, धार्मिक शिक्षा से संत क्या कर दिए इसने? बाहर कर दिए। किसने किए? वो हेनरी अष्टम के ही काम थे। और धार्मिक शिक्षा को बोला जाता है किंग्स प्राइमर। ठीक है, क्या बोला जाता है धार्मिक शिक्षा को? किंग्स प्राइमर, ये बोला जाता था। और सबसे ज्यादा ये क्यों जाना गया इतिहास में? अपनी 6 पत्नियों को लेकर, यानी अपनी 6 पत्नियां, इसकी कितनी पत्नियां थी? 6 पत्नियां थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा इतिहास में जाना जाता है। तो ऐसी ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो, 6 पत्नियों के लिए जाना जाता था ये इतिहास में, 6 पत्नियों हेतु जाना गया। और क्यों जाना गया 6 पत्नी हेतु? क्योंकि इसको उत्तराधिकारी, एक संतान, पुरुष उत्तराधिकारी चाहिए था, तो ये 6 पत्नी हेतु जाना गया इतिहास में। और जो पोप होता है उसको ये सम्राट अपने अधीन भी ले आया था उसको, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड जब इसने बनाया, ये अपने आप को सर्वोच्च बना दिया था इसने, इसलिए ये भी याद रखना। और इसके अलावा एक आध फैक्ट और हैं। पोप ने इसको धर्मरक्षक की उपाधि दी गई थी, यानी डिफेंडर ऑफ फेथ। पोप द्वारा धर्मरक्षक की उपाधि, वो मैंने पहले बता दिया, पोप द्वारा धर्मरक्षक की उपाधि। धर्मरक्षक को लिख लो डिफेंडर ऑफ फेथ। ठीक है, डिफेंडर ऑफ फेथ की उपाधि किसको दी गई थी? हेनरी अष्टम को ही दी गई थी डिफेंडर ऑफ फेथ की उपाधि। 1547 में इसकी मृत्यु हो गई थी और कोर्ट ऑफ चैम्बर की भी इसने स्थापना की थी। वो स्टार चैम्बर वो छोड़ दीजिए, 1547 लिख लीजिए, इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 1547 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इतना आपका काम बन जाएगा, इतना काफी है मेरे हिसाब से। अब देखना, एक काम करना, हल्का सा विकिपीडिया में हेनरी अष्टम डालना, पढ़ लेना, उसको लिखना कुछ भी नहीं है उसमें से। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या चीजें याद रखनी है, उसने क्या दिया सिलेबस में? हेनरी अष्टम के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, इतना ही तो दिए हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हो रही हैं? विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने की इसने नीति अपनाई, इंग्लैंड को सर्वोच्च बनाने की नीति अपनाई, धर्म, सबसे क्वेश्चन आएगा तो उसी से आएगा, जो धार्मिक मामले थे इसके, उसकी इसकी पॉलिसी, यानी इसने पोप का जो रोम होता था, रोम का जो चर्च था, सबसे मुख्यालय हुआ करता था चर्चों का, उससे खुद को, इंग्लैंड को अलग करने वाला शासक कौन था? और उसने ये आपका चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करने वाला शासक कौन था? पोप के साथ संबंधों को तोड़ने वाला शासक कौन था? रोम के साथ संबंध खराब करने वाला या रोम के साथ संबंध हटाने वाला शासक कौन था? मठों को खत्म करने वाला शासक कौन था? 6 पत्नियों के लिए कौन जाता था? ये घटनाएं काफी हैं, ऐसी लड़ाई वड़ाई वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर पेपर में आएगा तो क्वेश्चन वही आएगा जो पोप वाला क्वेश्चन है, धार्मिक मामलों से। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला सेशन था, नया टॉपिक है हर किसी के लिए, चाहे आपके लिए मेरे लिए। जितना बताया उतना काफी है, एक बार विकिपीडिया से हल्का सा पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, शाम को 4 बजे लाइव क्विज में मिलते हैं। थैंक यू।